छठवें चरण में भाजपा बहुमत से लगभग दूर, पूर्वांचल ने दिया है संकेत कि अब सरकार बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस 2024 का जो लोकसभा का चुनावी रण चल रहा है, इस बार आप लोगों की जो भागीदारी है, जोरों शोरों से आप लोग अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करा रहे होंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि छठवें चरण में तय हो चुका है कि भाजपा अब लगभग बहुमत से अपने जो है कोसों दूर चली गई है। देखिए, मेरा ये ऐसा नहीं मानना है। जो विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन लोगों का मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है, वर्तमान की सरकार जो है, अब लगभग अपने बहुमत से जो 400 पार का आंकड़ा था, लगभग दूर चली गई है। अगर बहुमत का आंकड़ा पार भी कर लेती है या फिर किसी तरह सरकार भी बना लेती है, तो वो जो 400 का जो लक्ष्य था इसका, वो पूरा करती हुई दिख नहीं रही है। क्योंकि छठवें चरण का जो मतदान लगभग पूरा होने के बाद स्थिति साफ हो चुकी है कि कौन सी सरकार जो है बनने वाली है और कौन सी सरकार को फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, या फिर यूँ कहे कि कौन सी सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं या फिर कौन सी सरकार के नापसंद कर रहे हैं लोग। हम बात करें छठवें चरण चुनाव की, अगर बात करें तो लगभग जो है पूरे देश में 8 राज्यों में 58 सीटों पर चुनाव कंप्लीट कराए गए हैं। वोट परसेंटेज की बात करें तो लगभग यहाँ पर 59.06% पूरे देश में जो है छठवें चरण के मतदान में वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें तो लगभग 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है। हरियाणा में 10 सीट, बिहार में 8 सीट, झारखंड में 4 सीट, पश्चिम बंगाल में 8 सीट, जम्मू कश्मीर में 1 सीट, दिल्ली में जो है लगभग जो पूरी सीटें दिल्ली की है लोकसभा की 7 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें कन्हैया कुमार मनोज तिवारी जी भी चुनाव लड़े थे नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ पे भी मतदान कंप्लीट करा लिए गए। और वहीं बात करें उड़ीसा में तो लगभग 6 सीटों जो थी उड़ीसा की, वहाँ पर भी चुनाव अब कंप्लीट करा लिए गए। इनका जो रिजल्ट आने वाला है वो 4 जून को आप लोग जानते हैं कि पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार देश में बनने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि पूर्वांचल ने संकेत दे दिया है कि यहाँ अब सरकार बदलने वाली है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जो लगभग जहाँ से लगभग जो है 25 सीटें आती हैं, जिनमें से अब 14 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन 14 सीटों में बात करें तो प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीरनगर, मछली शहर, बस्ती, डुमरियागंज, भदोही, और उसके बाद जो है सुल्तानपुर, जौनपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, लालगंज, श्रावस्ती, आजमगढ़, यहाँ पर छठवें चरण में मतदान कंप्लीट कराए गए हैं। इन सीटों में अगर टोटल उत्तर प्रदेश में बात करें तो जो मतदान की परसेंटेज हुआ है वो 54.02% मतदान हुए हैं। अब मतदान जितना ही कम होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाता है। भागीदारी चुनाव में लोगों की जितनी ज़्यादा से अगर ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो वो फ़ायदा होता है जो बीजेपी को होता है। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, ऐसा मेरा भी मानना है। क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है यही कहता है कि अगर कम से कम मतदान हो रहे हो तो वो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को ही फ़ायदा होने वाला है, और अधिक से अधिक मतदान हो रहे हैं तो वो बीजेपी या फिर कहें एनडीए को फ़ायदा होने वाला है। वोट परसेंटेज की बात करें तो 54.02% के बारे में बता दिया हूँ। वहीं एक सीट के अगर बारे में बात करें उत्तर प्रदेश की, तो प्रतापगढ़ की जो सबसे पहले सीट मैंने आपको बताई है। आप जानते हैं कि प्रतापगढ़ के जो कुंडा के राजा कहे जाने वाले हैं राजा भैया, अब उनका जो समर्थन है समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है। बीजेपी का इस चुनाव में जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी का वो साथ नहीं दे रहे हैं। कारण बहुत से हैं। ठाकुर मतदाता पूर्वांचल में ही समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से ही नाराज चल रहे थे। वहीं अनुप्रिया पटेल जो एनडीए गठबंधन की एक पार्टी है, उनकी पार्टी जो है नेता हैं, उनसे भी तकरार बीच में हो गया था, चुनावी जंग छिड़ गया था, जुबानी जंग छिड़ गया था मंचों से अपने लोग। तो इसका भी एक कारण देखा जा सकता था। और कौशाम्बी लोकसभा से जो चुनाव हुआ था, जो शुरुआत में जिस सीट पर पहली बार जो है राजा भैया ने अपने ठाकुर मतदाताओं से या फिर राजपूत वोटर जो है अपने समर्थकों से कहते हैं कि आप जो है साइकिल चुनाव चिन्ह को वोट दें, तो वहाँ पर भी साफ देखा जा सकता है कि अब राजा भैया यहाँ से भी लगभग बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी बार बात करें तो अंबेडकर नगर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो रितेश पांडे जी हैं। पिछले लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, रितेश पांडे जी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ यहाँ से चुनाव जीता हुआ था गठबंधन से, लेकिन बहुत अच्छा खास काम न करने के कारण जो है लगभग ये माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इनका भी टिकट काटने वाली है। टिकट कटने से पहले ही रितेश पांडे जी जो है भाजपा का दमन थाम लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर जब आप वोटरों के बीच में जाएंगे तो वहाँ के वोटर्स बताते हैं कि अपने 5 साल में कुछ कार्यकाल में कुछ बहुत अच्छा काम तो नहीं कर पाए रितेश पांडे जी, शायद इसलिए जो है वहाँ की जनता इनसे नाराज़ है। वहीं बात करें संत कबीर नगर की, तो संत कबीर नगर ही पूरे इन 14 सीटों में एक ऐसी सीट है जहाँ से मंत्री जी तो चुनाव लड़ रहे हैं
अपनी निषाद पार्टी, आप लोग, मैं किसे कह रहा हूँ आप मेरा इशारा समझ जाइएगा, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी ने भी संत कबीरनगर लोकसभा सीट से निषाद समाज से एक प्रत्याशी को उतार दिया है। और अमूमन देखा जाए तो जो एक आंकड़ा है वहाँ का, वो जातिगत समीकरण के साथ साथ जो निषाद वोटर, जो परंपरागत वोटर रहे हैं अपनी पार्टी का, वो खुद उनसे नाराज़ चल रहे हैं। वहाँ पर कारण यही है कि कभी भी वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है समय अपना नहीं दिए और अधिक से अधिक अपना जो समय दिए हैं वो दिल्ली और मुंबई में ही समय दिए हैं। तो स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यहाँ से भी ये सीट जो है बीजेपी की फंसती हुई दिख रही है। मछली शहर से बात करें तो समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं प्रिया सरोज जी, काफ़ी यंग प्रत्याशी हैं, 25 वर्षीय युवा नेता हैं। इनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे युवा जो है अब इनको मत अपना दिए हैं। वहीं भदोही जौनपुर में बात करें तो लगभग ये सीट ऐसा लग रहा है कि अगर धनंजय सिंह जी के जो समर्थक हैं वो कहीं वो जो अगर साथ चले जाते हैं बीजेपी के, धनंजय सिंह जी तो पहले से ही चले गए, तो बीजेपी सीट निकाल सकती है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा भी बहुत दमदारी के साथ यहाँ पर चुनाव लड़े हैं। तो यहाँ का जो आंकड़ा है लगभग थोड़ा सा कहना मुश्किल ये है कि बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन जहाँ तक झुकाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी पक्ष में आ जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समाजवादी के भी पक्ष में चली जा रही है। इसी तरह लालगंज आजमगढ़ सीट के बारे में कहना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट सीटों में एक है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादियों के लिए परंपरागत सीट रही है, जहाँ से मुलायम सिंह यादव जी खुद सांसद चुनकर गए थे। फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी संसद यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब उन्होंने विधानसभा का अपना सफ़र तय किया तो सीट को छोड़नी पड़ी थी। तो धर्मेंद्र यादव जी निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन निरहुआ चुनाव जीत गए थे और धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार गए थे, जो कि अखिलेश यादव जी के भाई भी हैं। फिर एक बार इस चुनाव में भी धर्मेंद्र यादव और निरहुआ जी आपस में लड़ चुके हैं इस चुनावी जंग में भी, लेकिन इस बार जो है पलड़ा साफ अगर जाहिर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि वो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा जो है भारी नज़र आ रहा है। इसी तरह जो 14 लोकसभा की सीटें कहीं पे बीजेपी साफ फाइट करते हुए नज़र आ रही, तो कहीं मुकाबला बहुत दिलचस्प बना हुआ है। अब लगभग हो ही चुका है कि किसकी सरकार बनने वाली है। अब उसके बाद जो है आखिरी चरण का जो चुनाव होने वाला है वो 1 जून को चुनाव होने वाला है और 4 तारीख को जो है मतों की गणना हो जाएगी, जिनका भविष्य जो है ईवीएम में कैद हुआ है। 4 तारीख को हम लोगों को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी मेरी कमियों के साथ पसंद आया होगा। मैं भी अभी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नया हूँ, इस प्लेटफार्म पे थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते रहिए। आगे चीज़ें बहुत ही बेटर होने वाली हैं और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी सारी जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी मेरे द्वारा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।